Hello guys, this is Saurav and welcome to my YouTube channel. Today we shall be doing the Unit 4A of your Class 12 NCERT Legal Studies book. We are presently doing a one-shot revision series for your CBSE Board 2026 exam of Legal Studies, which is scheduled on 10th of April. We have already completed the Unit 1 and Unit 2. उसके बाद में Unit 3A, B, C, D चारों की चारों मैंने कंप्लीट कर लिया। सीबीएसई बोर्ड 2026 के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल के अंदर, उसके ऊपर जाके आप इन सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो और इसके बाद वाले चैप्टर्स भी मैं जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके अपलोड कर दूंगा, क्योंकि होली के टाइम पे छुट्टी रहेगी 2, 3, 4 तारीख के आसपास, थोड़ी ऐसे छुट्टियों का सीजन है, तो उस टाइम पे आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड एज मच of videos as I can. Okay, today we shall be doing the chapter law and sustainable development. This is the unit 4A. Unit 4 जो है इसके अंदर टोटल 3 पार्ट है। इसका नाम बिजनेस लॉ है, बट ये स्टार्ट इन्वायरमेंटल लॉ से हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज द करिकुलम, बट वी आर नॉट हियर टू कंप्लेन। वी हैव टू रीड एज पर द एनसीईआरटी, द पेपर विल बी आस्क्ड एज पर द एनसीईआरटी, तो हमें तो उसी हिसाब से कवर करना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई आप बिजनेस लॉ के अंदर इन्वायरमेंटल लॉ की बात क्यों कर रहे हो, इस तरीके का कोई सिनेरियो नहीं है, ठीक है। दीज लेक्चर्स आर बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी। आई एम सौरभ राज बिवाल. आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड अ लॉयर बाय ट्रेनिंग. टुडे वी आर गोइंग to do a one shot explanation or one shot revision of unit 4A, that is law and sustainable development. Now moving forward with the tradition that we follow in each and every video of ours of legal studies, जिसके अंदर हम सबसे पहले जो कंटेंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हियर वी विल डिस्कस अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये डेफिनेशन कहाँ दी गई थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन लॉ, उसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनको हम SDGs भी कहते हैं, इनका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो यूनाइटेड नेशंस की साइट पे दिया हुआ है वो हम देखेंगे, आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर भी है वो। उसके बाद में इनिशिएटिव्स अंडर इंटरनेशनल सिनेरियो, रियो डिक्लेरेशन 1992, एजेंडा 21, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो है वो कहीं ना कहीं हम यहां डिस्कस कर लेंगे। 1972 के अंदर एक स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ था, वो इस टॉपिक के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में रियो डिक्लेरेशन 1992, एजेंडा 21। अब यहां पे एक चीज देखिए कि स्टॉकहोम के अंदर एक डिक्लेरेशन हुआ और एक मीटिंग हुई रिगार्डिंग एनवायरनमेंट इन 1972, और रियो डिक्लेरेशन और एजेंडा 21 जो काफी लैंडमार्क इवेंट्स है इन द केस ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क, ये जो हुए इन दोनों के बीच में इंडिया में बहुत कुछ हो गया था। इंडिया में भोपाल गैस ट्रेजेडी नाम से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी इन 1984। उसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने 1986 के अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को पास कर दिया था, समझ गए। तो एजेंडा 21 के बाद में प्रोविजंस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल मैकेनिज्म इन इंडिया, इंडिया की लीगल फ्रेमवर्क्स, फिर उसके बाद में भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया। देन वी विल डिस्कस अबाउट द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसके अंदर CPC भी आ जाता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, इनके ऑब्जेक्टिव्स, इनके फंक्शंस, ये सारे के सारे हम देखेंगे। एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन। ऐसे दिखने में डिफिकल्ट होगा ये चैप्टर, बट आई एम सेइंग इट इन ईच एंड एवरी चैप्टर कि भाई डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन इजी है, ऐसा मतलब सच में है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट कि कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर तरीके से पढ़ा जाए ना तो एनसीईआरटी से अच्छी कोई किताबें नहीं होती है, उनके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज दी हुई होती है, समझ गए। तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाली है ये चीजें। दीज आर गोइंग टू इनहांस योर नॉलेज रिगार्डिंग एनवायरमेंटल लॉ, और अगर क्लैट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो आप मतलब सच में एनवायरमेंटल लॉ के मामले में तो काफी साउंड हो जाओगे इसके थ्रू। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट इज रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज डिफाइंड एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एनुअल मीटिंग इन 1987। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन कहां किया गया था, ये एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1987 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एनुअल समिट के अंदर। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया ये देख लीजिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो ऐसा डेवलपमेंट जिसके अंदर हमें प्रेजेंट की नीड्स को भी सेटिस्फाई करना है और साथ में हमें फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी ध्यान में रखना है। जैसे काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो नॉन रिन्यूएबल होती है, जिनको वापस नहीं बनाया जा सकता, जैसे फॉसिल फ्यूल्स है। तो फॉसिल फ्यूल्स को हमें इस तरीके से यूज
करना है कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस है वो भी उन्हें यूज कर पाए। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, मतलब हम इन्वायरमेंट डिग्रेड कर रहे हैं लेकिन इस लेवल पे नहीं करना है कि फ्यूचर जनरेशन की जिंदगी ही मुश्किल हो जाए, उनके लिए रहना ही इम्पॉसिबल हो जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट के अंदर हमें डेवलपमेंट करना है इन सच अ वे कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स को भी हम कैटर करते रहें और उनके लिए जो रिसोर्सेज है और जो इन्वायरमेंट है वो इतना ज्यादा ना खराब कर दें कि वो कुछ यूज ही ना कर पाए। समझ गए? दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज टू अचीव लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ by lowering the impact on the environment, by reducing air, water, soil pollution in order to ensure a better life for future generation। तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है वो है कि हमें लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को तो अचीव करना है बट वी हैव टू लोअर डाउन द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, हमारी इंडस्ट्रीज की वजह से, हमारे व्हीकल्स की वजह से, हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स की वजह से एनवायरमेंट इतना ज्यादा डिग्रेड नहीं हो जाना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन उसको यूज ना कर पाए। एंड वी हैव टू लोअर डाउन और रिड्यूस द एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन सो दैट द फ्यूचर जनरेशंस कैन लिव देयर लाइफ इन अ बेटर मैनर। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कुछ एग्जांपल्स यहां पे दिए हुए हैं जो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एग्जांपल। इनके पिक्टोरियल डिपिक्शन भी हमारे पास है। तो पहला है सोलर एनर्जी, ठीक है, हार्नेसिंग सोलर एनर्जी टू रिड्यूस पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। तो सोलर एनर्जी एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी है, वो चीज ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होगी। फॉसिल फ्यूल्स तो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे और वो पॉल्यूशन भी करते हैं, जबकि सोलर एनर्जी ऐसी चीज है, पहली बात तो रिन्यूएबल है और दूसरी बात ये है कि ये पॉल्यूशन नहीं करती है। समझ गए? सोलर एनर्जी का पिक्टोरियल डिपिक्शन यहां बनाया हुआ है। उसके बाद में प्लांटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स ऑन सेम लैंड ऑन रोटेशनल बेसिस फॉर इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। अगर किसी एक लैंड पे आप लगातार एक ही एक क्रॉप उगाते जाओगे तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप क्रॉप रोटेशन करते रहोगे, जैसे मान लो पहले वीट उगा लिया, फिर बाजरा उगा लिया, फिर अगले सीजन कुछ और उगा लिया, तो वो जो सोइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन कहते हैं, जिसका पिक्टोरियल डिपिक्शन यहाँ पे बना हुआ है। देन यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दैट टू ई व्हीकल। समझ गए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना, अपनी गाड़ियों को कम यूज करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करो, भले मेट्रो ट्रेन हो या फिर ई बसेस हो, इनको यूज करो। दैट इज नोन एज सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद में यूजिंग नेचुरल फाइबर्स from organic farming to avoid synthetic textile that take time to biodegrade। तो ये जो नायलॉन फाइबर की टी शर्ट्स आती है ना, जो जनरली जिम वगैरह के अंदर हम यूज में लेते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है डिग्रेड होने में। जबकि नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन वगैरह जो है ये आराम से मतलब सोइल के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। तो सस्टेनेबल फैशन इज बेसिकली यूजिंग कॉटन फाइबर्स इन प्लेस ऑफ नाइलन फाइबर्स। तो दैट इज द सिनेरियो। दीज आर द एग्जांपल्स: सोलर एनर्जी, क्रॉप रोटेशन, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन एंड सस्टेनेबल। आप सबके लिए एक और अनाउंसमेंट था that CLATMAX Tutorials is starting with our own CLAT courses for CLAT 2027 as well as CLAT 2028। तो जो बच्चे अभी 11th के अंदर है या फिर 12th के अंदर आए हैं और जो बच्चे 12th पास करके CLAT के लिए ड्रॉप लेना चाहते हैं, हमारे पास उन सबके लिए कोर्सेज अवेलेबल है। इनके फीचर्स मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। दे विल बी एक्सपर्ट क्यूरेटेड CLAT कोर्सेज जिसके अंदर लीगल और जीके मैं पढ़ाऊंगा। उसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट के सेपरेट मेंटर्स आपके पास होंगे। रोज ऑनलाइन क्लास होगी, संडे विल बी ऑफ। उसके अलावा रोज ऑनलाइन क्लासेस आपकी होगी। पर्सनलाइज मेंटोरशिप, तो इस साल मैंने ऑल इंडिया रैंक 40 जनरल कैटेगरी के अंदर और ऑल इंडिया रैंक 1 ओबीसी कैटेगरी के अंदर दिया। और उसके अलावा भी आई हैव मेंटोर्ड एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू टॉप नेशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री। सो आई एम क्वाइट एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड आई विल बी लीडिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, और कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो प्रिंटेड फॉर्म में आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा, जैसे आपके मॉक टेस्ट हो गए या फिर जो आपकी बेसिक बुक्स आती है या फिर वर्कशीट
शीट्स आती है वो आपके घर पे प्रिंटेड फॉर्म के अंदर डिलीवर करी जाएगी। उसके अलावा अफोर्डेबल प्राइसिंग, ये मेरा एथिक्स के अंदर ही रहा है कि जितने प्राइस आपकी लग रही है आपको उतना ही चार्ज करना है, ठीक है। पैसा कमाना मेन गोल नहीं है, सबसे अच्छी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करवाना और सबसे अच्छी रैंक्स बच्चों की निकाल पाना हमारा मेन गोल है। अगर आपको ये सारे के सारे कोर्सेज एक्सेस करने हैं देन यू कैन ऑब्वियसली विजिट टू अवर एंड्रॉइड एप्लीकेशन दैट इज CLATMAXX, ठीक है। आपको सिंपली ये टाइप करना है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर और आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। उसके अलावा यू कैन विजिट अवर वेबसाइट दैट इज www.clatmax.com। ये वेबसाइट एग्जैक्टली अगर आप विजिट करोगे तो भी आप हमारे इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, या फिर फ्री रिसोर्सेज वगैरह भी वहां पे काफी हो गए, जैसे क्लैट PYQ हो गए, मंथली जीके कंपेंडियम होगा वो भी फ्री में होगा वहां पे, तो ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर। अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन और इंक्वायरी करनी है देन यू कैन ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, और उसके अलावा जो और कॉन्टैक्ट नंबर्स हो गए मैं आने वाले वीडियोस के अंदर बता दूंगा। सो दीज आर द अनाउंसमेंट फ्रॉम आवर साइड। द प्राइसेस विल बी वेरी अफोर्डेबल, यू विल गेट प्रिंटेड नोट्स एट योर डिलीवर्ड एट योर होम, यू विल गेट पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप, एक्सपर्ट क्यूरेटेड कोर्सेज एंड आई विल मेक योर शेड्यूल एज वेल, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि कोचिंग्स ध्यान नहीं देती है बच्चों की शेड्यूलिंग के ऊपर, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आई विल मेक योर शेड्यूल्स एज वेल कि आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। अगर आपके मॉक के अंदर मार्क्स वगैरह ऊपर नीचे हो रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो यू विल गेट प्रॉपर अटेंशन फ्रॉम आवर साइड एंड आवर टीम। सो दैट इज अनाउंसमेंट फ्रॉम माई साइड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद आवर वीडियो विच वी वर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन लॉ। तो लीगल मैकेनिज्म्स देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट अप्रोच to economic planning that attempt to foster economic growth while preserving the quality of environment for future generation। Again sustainable development की definition type की ही ये चीज है, समझ गए कि future generation के demands और नीड्स को ध्यान में रखते हुए अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को करना हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो एक स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ था 1972 के अंदर। देयर वाज अ डिक्लेरेशन एंड इट वाज द फर्स्ट एवर ग्लोबल लेवल इन्वायरमेंटल समिट, समझ गए। पहली ऐसी इन्वायरमेंटल समिट थी जो ग्लोबल लेवल पे हुई थी 1972 के अंदर। हमें उस टाइम पे पता चलने लग गया था कि कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इट इज अ ग्लोबल ट्रीटी दैट एम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम इफेक्ट ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। दीज आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर फाउंड इन आवर फूड। इनसे ह्यूमन हेल्थ को बचाने के लिए ये मीटिंग या फिर ये समिट हुई थी। इट वाज द फर्स्ट कन्वेंशन टू डिस्कस एनवायरमेंटल इश्यूज ऑन अ ग्लोबल स्केल, ये मैंने आपको बता ही दिया। डिक्लेरेशन proclaims certain truths including man is the creator and the molder of his surroundings। तो इसके अंदर एक चीज बोली गई, एक ट्रूथ बोला गया, एक सच बोला गया कि man is the creator of his surroundings and he is the molder or the destroyer of his surroundings, ठीक है। हमने ही इस प्लेनेट को बनाया है और हम ही इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, समझ गए। द डिक्लेरेशन ऑल्सो फोकसेस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट। तो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कौन से ईयर के अंदर हुआ? 1972 के अंदर। उसके बाद में जो अगली मेजर समिट हुई वो थी रियो डिक्लेरेशन ऑफ 1992। 20 साल तक इंटरनेशनली कोई बड़ी समिट नहीं हुई थी। 20 साल तक हम इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से देखें तो हम सो गए थे, लेकिन इस दौरान भारत में बहुत कुछ हो चुका था जो हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस भी करेंगे। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसके अंदर हजारों लोगों की डेथ हुई थी। इस वजह से हमने हमारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लॉज वगैरह बना लिए थे। रियो डिक्लेरेशन 1992 के अंदर हुआ था। पहली जो समिट थी वो थी स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972। अगर आपसे पूछ ले ये सिटी कौन से देश के अंदर है तो इसका आंसर होगा स्वीडन। स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर एक सिटी है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजीज ये डिसाइड किए गए थे पेरिस कन्वेंशन 2015 के अंदर। 2015 के अंदर पेरिस के अंदर एक सीओपी हुई थी। आजकल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नाम से एक मीटिंग होती है जो हर साल होती है। इट इज अ ग्लोबल इन्वायरमेंटल लॉ समिट, समझ गए। तो सीओपी हुई थी पेरिस के अंदर 2015 के अंदर 2015 में, जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डिसाइड किया गया था जिनको हम ग्लोबल गोल्स भी कहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम एसडीजीबी कहते हैं, आर अ कलेक्शन ऑफ 17 इंटरलिंक्ड गोल that provide a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet and now and into the future। तो ये एक इंटरलिंक्ड गोल्स है जो एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करवाते हैं फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस ऑफ द प्लेनेट आज और फ्यूचर दोनों टाइम पे, ठीक है। इनको ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है। ये जो पिक्टोरियल डिपिक्शन है ये मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। एसडीजी फ्रेमवर्क वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2015 पेरिस कन्वेंशन के
अंदर एज द यूनिवर्सल कॉल ऑफ एक्शन टू। तो इसको अडॉप्ट कब किया गया था? 2015 सीओपी पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पेरिस के अंदर हुई थी, ठीक है। और इसके जो मेन गोल्स थे वो क्या थे? एक तो प्रोटेक्ट द प्लेनेट एंड पॉवर्टी एंड इंश्योर दैट ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बाय 2030। अगली जो चीज क्या है वो इंश्योर करना कि सबको पीस और प्रॉस्पेरिटी मिले बाय 2030, ठीक है। आज मार्च 2026 स्टार्ट हुआ है, 2026 मार्च के अंदर हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। और आप देख रहे होंगे किस तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर चल रहे हैं। पिछले साल इंडिया और पाकिस्तान लड़ रहे थे, उसके अलावा यूएस ने अभी वेनेजुएला के अंदर क्या किया है, समझ रहे हो। तो इतनी सारी चीजें चल रही है और हमने डिसाइड किया था कि 2030 तक हम क्या करेंगे, प्लेनेट को भी प्रोटेक्ट कर लेंगे, पॉवर्टी को एंड कर देंगे और उसके अलावा पीस और प्रॉस्पेरिटी अचीव कर लेंगे। मेरे को तो ये कहीं से भी अचीव होता हुआ दिख नहीं रहा। बाकी आप अपने व्यू पॉइंट्स कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। आई डोंट थिंक कि हम कहीं से भी इसकी तरफ जा रहे हैं। बाद में हम बहाने मार देंगे, 2030 के अंदर जो सीओपी होगी उसके अंदर कोई ना कोई बहाना दे दिया जाएगा कि इस वजह से ये अचीव नहीं हो पाए। अब जो टारगेट है वो 2040 का है, 2050 का है, इस तरीके से कुछ हो जाएगा आई गेस, ठीक है। यही हो सकता है क्योंकि फिलहाल तो लग नहीं रहा ना जिस तरीके से लड़ाइयां चल रही है। यूएस फुल फॉर्म में है, डोनाल्ड ट्रंप फुल फॉर्म में है, ठीक है। इजराइल पता नहीं क्या करना चाह रहा है, ईरान दुबई के ऊपर बॉम्ब फोड़ रहा है बिना मतलब में। तो लॉट मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। आई डोंट नो वेदर वी विल बी एबल टू अचीव दीज गोल्स। 3-4 साल बचे हैं, समझ गए। 15 साल का टाइम लिया गया था, आज से 11 साल पहले डिसाइड हुए थे, 4 साल बचे हैं। लेट्स सी इफ वी आर एबल टू अचीव या फिर वी आर गोइंग टू गेट अनदर बहाना from our leaders, ठीक है। To achieve the sustainable development goals, the creativity, know-how, technology and financial resources from all of the society are necessary। तो इन गोल्स को अचीव करने के लिए क्रिएटिविटी भी चाहिए, नो हाउ मतलब करना कैसे है, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम द होल सोसाइटी इज रिक्वायर्ड। फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन कामों में ना लगा के कि भाई ईरान के ऊपर बॉम्ब गिरा दिए, ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया, यहां बॉम्ब गिरा दिए, वहां बॉम्ब गिरा दिए। इससे अच्छा तो कोई ढंग के कामों में यूज कर लो वो पैसा, ताकि इन्वायरमेंट भी बच सके। क्योंकि उन बॉम्ब ब्लास्ट से और ये जो भी वॉर वगैरह चल रहे हैं, इनसे जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, मेरे को तो नहीं लगता कि भाई इससे पॉल्यूशन नहीं होता होगा। ऑब्वियस ही बात है, काफी ज्यादा पॉल्यूशन होता है और काफी लोगों की जाने जा रही है। अगर वही पैसा कोई ढंग के कामों में यूज किया जाए तो इट वुड बी अ बेटर थिंग एंड प्लेनेट वुड बी अ बेटर प्लेस। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पिक्टोरियल डिपिक्शन। तो देखो, आई गेस ये कैमरा के अंदर विजिबल होगा प्रॉपर्ली, और अगर नहीं है तो मैं रीड आउट कर देता हूं। आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर ये प्रॉपर्ली गिवन है। तो सबसे पहला गोल जो है वो है नो पॉवर्टी, देयर शैल बी नो पॉवर्टी ऑन द प्लेनेट, जीरो हंगर। उसके बाद में गुड हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन, क्वालिटी एजुकेशन इन ईच एंड एवरी कंट्री, ठीक है। ग्लोबल गोल्स है, ऐसा नहीं है एक देश के गोल है। देन जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन थ्रू आउट द ग्लोब। उसके बाद में एक सेकंड गाइस, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये 8वां गोल है। 9वां जो गोल है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग है। फिर उसके बाद में रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, जेंडर, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद में सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। उसके बाद में क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, ओशियन वाटर का भी हमें ध्यान रखना है। ओशियंस के अंदर जो प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको भी हमें कम करना है। उसके बाद में 15वां है लाइफ ऑन लैंड, इसके अंदर फ्लोरा एंड फोना दोनों आ जाता है। 16वां है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनली पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो दीज आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 गोल्स है, ग्लोबल गोल्स भी इन्हें कहा जाता है। बट आज के टाइम पे जो सिनेरियो चल रहा है, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल टू अचीव देम। वैसे लेट्स सी व्हाट हैपेंस टिल 2030। आप भी यही हो, मैं भी यही हूं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज रिगार्डिंग इनिशिएटिव्स अंडर इंटरनेशनल सिनेरियो। तो हमने सबसे पहले स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के बारे में बात करी, उसके बाद में हमने बात करी रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो है वो 1972 के अंदर हुआ था। उसके बाद में जो हमारी दुनिया है वो लगभग 20 साल तक सो गई थी, ठीक है। हमने कोई इन्वायरमेंट रिलेटेड कॉन्फ्रेंस नहीं की। इसकी 20वीं एनिवर्सरी के ऊपर हमने कॉन्फ्रेंस की। तब तक हमें पता चल गया था कि भाई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से जो हमने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी कंस्ट्रक्शन और इतनी सारी गाड़ियों से जो पॉल्यूशन निकल रहा है, ये सब किया है। इसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट सच में खराब हो रहा है। वी आर लूजिंग आवर
glaciers, sea level is rising, all these things are happening, and now it's high time we should take some action. Okay, so that's why Rio Declaration 1992 or the Rio Summit 1992 took place. The United Nations Conference on Environment and Development, UNCED कहते हैं, also known as Earth Summit, was held in Rio de Janeiro, Brazil in 1992. ये चीजें थोड़ी सी रट लेना कि रियो के अंदर जो समिट हुई थी उसको अर्थ समिट भी कहते हैं, और इसका जो ऑफिशियल नाम है वो क्या है, यूनाइटेड नेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी। कहां पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर हुआ था 1992 के अंदर। द कॉन्फ्रेंस मार्क्ड द 20th एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस दैट वाज हेल्ड इन स्टॉकहोम, स्वीडन इन 1972। तो ये मैंने आपको बताया ही था कि स्वीडन स्टॉकहोम के अंदर हमने 1972 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की थी और 1992 के अंदर रियो के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई। 20 साल तक हम एक तरीके से सो चुके थे। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूं, इंडिया में तो बहुत कुछ हो चुका था जो अब डिस्कस करने वाले हैं, बट इंटरनेशनली तो ये सिनेरियो था। द कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 179 कंट्रीज। कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया 179 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने। दैट मींस इट वाज अ ट्रूली ग्लोबल समिट, मतलब सच में बहुत सारे देश इसके अंदर आए थे। ऑब्जेक्टिव ऑफ रियो अर्थ समिट वाज टू फॉर्मुलेट अ ब्लूप्रिंट फॉर ग्लोबल एक्शन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि एक ब्लूप्रिंट बनाए फॉर ग्लोबल एक्शन फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज के ऊपर बात यहाँ पे हुई थी। अब इसको और फर्दर डिस्कस करते हैं हम। इसके अंदर देखिए रियो डिक्लेरेशन के अंदर 1992 में इट रिकॉग्नाइज दैट इंटीग्रेटिंग एंड बैलेंसिंग द इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन मीटिंग आवर नीड्स इज वाइटल फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ ऑन द प्लेनेट अर्थ। तो हमें हमारे इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न्स को और हमारी जो फ्यूचर की नीड्स है और जो प्रेजेंट की नीड्स है और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमें उन सारी चीजों को बैलेंस आउट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक द प्लेनेट अ बेटर प्लेस एंड इन ऑर्डर टू स्टॉप द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। इसके अंदर एक और बात हुई थी कि सबको मिलके काम करना पड़ेगा, समझ गए? कोई एक देश नहीं कर सकता, कोई एक कॉन्टिनेंट नहीं कर सकता, कोई मतलब एक पर्टिकुलर सोसाइटी नहीं कर सकती। सबको मिलके, हर देश की, हर कॉन्टिनेंट की सबकी जिम्मेदारी है एनवायरमेंट को बचाना, तभी एनवायरमेंट बच पाएगा, समझ गए? ये चीज भी यहां पे डिस्कस हुई थी। द अर्थ समिट रिजल्टेड इन सम मेजर एक्शंस बाय कंट्रीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशंस एंड रिजोल्यूशन। बहुत सारे कन्वेंशन, ट्रीटीज, रिजोल्यूशन साइन हुए बाय लॉट ऑफ कंट्रीज। इसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो है एजेंडा 21। ये शायद फॉर्मेटिंग की वजह से इतना दूर आ गया। एजेंडा 21 जो हम अगली स्लाइड के अंदर डिस्कस भी करेंगे। फिर उसके बाद में एक यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डिक्लेरेशन ऑन प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एजेंडा 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इनके अगर आप नाम याद करना चाहो तो कर सकते हो। एजेंडा 21 तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एजेंडा 21। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग प्रोग्राम्स कॉलिंग फॉर एक्शन स्ट्रेटेजीज। ये भी रियो डिक्लेरेशन 1992 के अंदर ही साइन हुआ था, अर्थ समिट रियो के अंदर, ठीक है? उसके अंदर देखिए इट फोकस्ड ऑन न्यू मेथड्स ऑफ एजुकेशन, न्यू वेज फॉर प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू वेज फॉर पार्टिसिपेटिंग इन अ सस्टेनेबल इकोनॉमी। तो इसके अंदर काफी हद तक हमारे जो ट्रेडिशनल तरीके चले आ रहे थे उनको बदलने की बात हुई थी। द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21 वाज रीअफर्म्ड इन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका इन 2002। इसके 10 साल बाद में, इसके साइन होने के 10 साल बाद में इसको रीअफर्म किया गया बाय मोस्ट ऑफ द सिग्नेटरी कंट्रीज कि यस वी विल स्टिक विद द एजेंडा 21 के अंदर हमने जो भी वादे वगैरह किए थे, ठीक है? वॉट एवर द प्रोमिसेस वी मेड इन एजेंडा 21 इन 1992 वी विल स्टिक बाय देम। ये 2002 के अंदर अफर्म भी किया गया था, ठीक है? इसका जो मेन चीज है येलो फॉन्ट्स के अंदर लिखा हुआ है, इट फोकसेस ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एज वन ऑफ द मेजर प्री रिक्विसाइट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है? कोई एक देश नहीं कर सकता, कोई एक स्टेट नहीं कर सकता, कोई एक कॉन्टिनेंट नहीं कर सकता। अगर एनवायरनमेंट को बचाना है तो सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, पूरी दुनिया को साथ आना पड़ेगा, ठीक है? अटेनिंग सस्टेनेबिलिटी देयरफॉर रिक्वायर्स एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एट लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल साइमल्टेनियसली बाय ऑल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। दिस वाज द मेजर थिंग व्हिच वाज डिसाइडेड और डिस्कस्ड इन एजेंडा 21। ओके, आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज अब इंडिया के ऊपर आ जाते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं।
प्रोविजंस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रोविजंस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में, ठीक है। अब राइट टू लाइफ जो है इसका एक फर्दर इंटरप्रिटेशन निकलता है, वो है राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। समझ गए, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट इज एन इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ राइट टू लाइफ। अगर क्लीन इन्वायरमेंट नहीं है तो आप राइट टू लाइफ को एक तरीके से राइट नहीं मान सकते, इट इज एन एक्सटेंशन। तो आर्टिकल 21 का वाइडर इंटरप्रिटेशन है राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। तो एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया आर्टिकल 21। उसके बाद में आर्टिकल 38, ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, enshrined in part 4 of the Constitution of India, shoulders the state with the responsibility of maintaining social order for ensuring a welfare state. This is only possible with people living in a pollution free environment, ठीक है। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है, स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि सोशल ऑर्डर और वेलफेयर स्टेट को मेंटेन करना, और ये क्लीन एनवायरनमेंट के बिना नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 38 भी कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। उसके बाद में आर्टिकल 51A क्लॉज जी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। आर्टिकल 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसका भी क्लॉज जी, आर्टिकल 51A एक ही आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटीज का, और इट इज पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लोग कहते हैं कि ये पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसा नहीं है। पार्ट 1, पार्ट 2 के बाद में पार्ट 3 इज फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 इज डीपीएसपीज, पार्ट 4A इज फंडामेंटल ड्यूटीज, और पार्ट 4A के अंदर सिर्फ एक आर्टिकल है दैट इज 51A, और 51A के अंदर बहुत सारे सब क्लॉजेस है, जैसे 51A क्लॉज जी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। इट सेज दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। समझ गए, तो हमारी ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट, लाइक फॉरेस्ट हो गए, लेक हो गए, रिवर हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए, ठीक है। मैं तो राजस्थान से हूँ भाई, हमारे एरिया में तो इस तरीके की कोई चीज नहीं है आसपास, बट स्टिल इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दीज थिंग्स, ठीक है। एंड वी शुड हैव कंपैशन टुवर्ड्स लिविंग क्रिएचर्स। भले ही कोई गली का स्ट्रे डॉग हो या फिर कोई गाय आपकी गली के अंदर घूम रही है, यू शुड हैव कंपैशन टुवर्ड्स देम, मतलब रोटी वगैरह, खाना वगैरह आपको डाल देना चाहिए, ठीक है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है जो कहाँ इंश्राइंड है, 51A क्लॉज जी के अंदर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, again provisions under the Indian Constitution, इसका extended version, article 48A, इसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया था बाय द 42nd अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट हुआ था 1976 के अंदर, 1976 में ये अमेंडमेंट हुआ था, उसके अंदर हमने ये आर्टिकल इंसर्ट किया था। इट स्टेट्स दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो ये भी अगेन एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, कि सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई प्रोटेक्ट करे और इंप्रूव करे एनवायरनमेंट को, और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करे। इट रिक्वायर्स स्टेट टू अडॉप्ट फॉलोइंग पॉलिसीज, दो तरीके की पॉलिसीज स्टेट अडॉप्ट कर सकता है इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द एनवायरनमेंट। पहला है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, ठीक है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड। इसका मतलब यह है कि भाई जिन चीजों को बैन कर सकते हो उन चीजों को आप बैन कर दो, ठीक है। प्रोटेक्शनलिस्ट पॉलिसी मतलब बैन द थिंग्स व्हिच आर कॉजिंग सिग्निफिकेंट हार्म ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर इट इंपोजेस बैन ऑन दोज थिंग्स व्हिच लीड टू एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, जैसे लीडेड पेट्रोल, प्लास्टिक बैग्स, ये सब। उसके बाद में इंप्रूवनिस्टिक पॉलिसी मतलब अल्टरनेटिव्स ढूंढो, इंप्रूव करो कुछ चीजों पे। कुछ चीजें ऐसी है ना जिनको बैन नहीं कर सकते। अब जैसे आप ट्रेन को बैन नहीं कर सकते, लेकिन आप डीजल इंजन जो है ट्रेन का उसको आप चेंज कर सकते हो बाय द इंजन विच रन्स विद इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बैन नहीं कर सकते, बट आप इलेक्ट्रॉनिक बसेस ला सकते हो जो क्लीन एनर्जी के ऊपर चलती है, या फिर सीएनजी को आप यूज कर सकते हो। समझ गए, पेट्रोल और डीजल के बजाय सीएनजी को यूज करो, कोल की बजाय सोलर एनर्जी को यूज करो। समझ गए, सो दिस इज इंप्रूवनिस्टिक पॉलिसी, रेफर्स टू अल्टरनेटिव्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एग्जांपल क्या है, यूज ऑफ सीएनजी और लो सल्फर फ्यूल, ट्री प्लांटेशन in industrial areas, etc. So guys, I have a very important announcement regarding the notes and PDFs which I am using for this particular series. So all the notes and PDFs of all 14 chapters will be available for free to you all. ये सारे के सारे नोट्स फ्री में अवेलेबल होंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा ये मैं आपको समझा देता हूँ। या तो आपको हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, दैट इज क्लैटमैक्स, ठीक है। आप नॉर्मल क्लैटमैक्स भी लिखोगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आपको हमारा एंड्रॉइड ऐप मिल जाएगा, ठीक है।
उसके अलावा अगर आपको ऐप का लिंक नहीं मिल रहा है, अगर आप ऐप को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो यू कैन सिंपली विजिट आवर वेबसाइट दैट इज www.clatmax.com और उसके ऊपर आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा और इन नोट्स का एक्सेस भी मिल जाएगा. Along with this, we have one another offer for you all, that all the students who are giving their board examination for legal studies will get 20 free tests from our side on our Android application. तो आपको हमारे ऐप के ऊपर 20 फ्री टेस्ट MCQ वाले, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, MCQ वाले टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे. ठीक है, लॉन्ग आंसर वाले तो वही हो जाएगा ना कि चेक कौन करेगा उनको. ऑब्वियसली आई विल मेक स्ट्रेटेजी वीडियोस ऑन लॉन्ग आंसर्स, बट MCQ वाले जो टेस्ट है वो आपके टेस्ट सेक्शन के अंदर 20 टेस्ट फ्री में डले हुए होंगे. दे विल बी एक्सक्लूसिवली क्रिएटेड बाय मी फॉर योर CBSE बोर्ड 2026 लीगल स्टडीज एग्जामिनेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी नोट्स और PDF है वो फ्री रिसोर्सेज का एक सेक्शन होगा, उसके अंदर आपके लिए फ्रीली अवेलेबल होंगे. उसके बाद में भी मैं जो स्ट्रेटेजी वीडियोस जैसे ऑल केस लॉज सारे के सारे एक साथ कंपाइल्ड, सारे के सारे आर्टिकल्स और सेक्शंस एक साथ कंपाइल्ड, इस तरीके की वीडियोस मैं बनाऊंगा आने वाले टाइम पे, वो भी आपको उन PDFs के अंदर ही मिल जाएंगे. ठीक है, उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर PDFs होगी, यू कैन एक्सेस ऑल ऑफ देम ओवर देयर. अगर आपको कांटेक्ट करना, फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कांटेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर. वेबसाइट मैंने आपको बता दिया है CLATMAXX.com. और उसके अलावा हमारा जो ऐप है उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके क्लैट मैक्स टाइप करना है. इतना टाइप करने के बाद में आपको हमारा ऐप मिल जाएगा और उसके ऊपर ये सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. सो दिस वाज द अनाउंसमेंट. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट वी वर डिस्कसिंग. वी आर डन एंड डस्टेड विद द प्रोविजंस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज लीगल मैकेनिज्म इन इंडिया. इंडिया के अंदर क्या क्या लीगल मैकेनिज्म्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. तो शुरुआत कहां से होती है? एक केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, KM चिन्नप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इट एक्सप्लेन दैट एनवायरमेंट लॉ इज अ टूल टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द MCQ पर्सपेक्टिव. देख लेना आप, KM चिन्नप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर एनवायरमेंट लॉ की डेफिनेशन दी गई थी, दैट इज कि एनवायरमेंट लॉ इज अ टूल टू इंप्रूव द एनवायरमेंट. समझ गए? उसके बाद में इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग एक्टिविटीज दैट कॉज पॉल्यूशन एंड मे हार्म द एनवायरमेंट. तो इसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? एनवायरमेंटल लॉ help करता है in controlling and preventing the activities which are causing pollution and harming the environment. Got it? Now moving forward, major step was taken with the passing of Environment Protection Act in 1986. This law gave strong powers to government to deal with the environmental problems. समझ गए? तो अब हमने Environment Protection Act पास किया 1986 के अंदर. इससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर्स मिली to protect the environment and to punish the people or regulate the people who are causing significant harm to the environment. Before 1986, environmental laws in India were mostly regulatory in nature. They focused mainly on controlling certain activities, but they were not very strong or comprehensive. Okay, so that was the scenario. उसके बाद में important legal frameworks की अगर हम बात करें हमारे देश के अंदर कौन कौन से है, तो एक तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का. एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ये 1981 का लॉ है. वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ये 1974 का लॉ है. नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स 2000 के है. नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 का है और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001. तो यहां पे मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट क्या है. एक तो देखो ये डिस्कस किया गया आपकी बुक के अंदर अच्छे से, तो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद में वाटर वाला जो एक्ट है, वाटर पॉल्यूशन वाला जो एक्ट है, इसके अंडर CPCB और SPCB बनते हैं. SPCB इसके अंडर एस्टेब्लिश हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है. ये दो चीजें आप अच्छे से कर लेना, एक तो वाटर वाला और एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वाला. बाकी तो इनके नाम भी अगर आपने याद रख लिए तो बहुत है, इससे ज्यादा आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट वाली चीजें मैं आपको मार्क करवा देता हूं कि इनको तो ढंग से पढ़ लेना और उसके अलावा बाकी चीजों के नाम याद कर लेना. वैसे तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये आपकी बुक के अंदर डिस्कस नहीं है, तो हमें ज्यादा लेना देना इससे नहीं है. So these are the important legal frameworks. Now moving forward with the first thing, that is the Environment Protection Act of 1986. तो after the भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 के अंदर एक यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी थी, उसकी एक फैक्ट्री चलती थी भोपाल, द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश. वहां पे उस फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस लीक होने लग गई. इट इज अ पॉइजनस गैस एंड
thousands of people died because of that, lakhs of cattle died because of that, and in the wake of Bhopal gas tragedy, the government of India, GOI का मतलब government of India, passed the Environment Protection Act of 1986 under Article 253 of the Constitution of India. तो Environment Protection Act हमने पास किया in the wake of भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कब हुई थी, 1984 के अंदर हुई थी। और ये किसको यूज करते हुए हमने पास किया, आर्टिकल 253 को, विच गिव्स द पार्लियामेंट द पावर टू पास एनी लॉ। पार्लियामेंट के पास लॉ मेकिंग पावर जो है वो आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आती है। ये भी एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसको देख लेना। दिस लॉ वाज मेड टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट. It also aimed to prevent the dangers caused by human activities that affect people, animals, plant and property. तो environment को protect करने के लिए ये law बनाया गया है, ठीक है। And it also prevents the dangers caused by human activities that affect, like एक तरीके से people हो गए, animal हो गए, plants हो गए, property, ठीक है, all these things. उसके बाद में the act was passed to follow the decisions taken at the UN Conference on Human Environment, ठीक है। उसके बाद में ये एक अम्ब्रेला लॉ है, मतलब इसके अंडर बहुत सारे लॉ काम करते हैं, like Water Pollution Control Act, Air Pollution Control Act. India faces a serious environment problems due to rapid economic growth while control systems are often weak, ठीक है। तो इंडिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है बिकॉज वी आर अ वेरी लार्ज कंट्री। उसके बाद में वी हैव गॉट अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, वी हैव गॉट लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वी हैव स्टार्टेड इंडस्ट्रियलाइजिंग वेरी रिसेंटली। तो अब अचानक से हम हमारी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को भी नहीं रोक सकते और एनवायरनमेंट को भी डिग्रेड नहीं कर सकते। इस वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा डिलेमा और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। ओके, दिस इज अबाउट द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो बना है किसके अंडर, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंडर। एमसीक्यू के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। सीपीसीबी जो है वो वाटर पॉल्यूशन एक्ट के हिसाब से बना हुआ है। दो यहाँ पे देखिए, सीपीसीबी is a statutory organization, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पास बाय एनी लॉ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। ये सारी की सारी चीजें एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। समझ गए, मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जिनके बारे में संविधान में लिखा हुआ है, जैसे इलेक्शन कमीशन, और उसके अलावा you can say UPSC is there, okay। तो it is a statutory organization। statutory organization वो होते हैं जो किसी लॉ के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं, जैसे सीपीसीबी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंडर। प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ सीपीसीबी हैज बीन स्पेल्ड आउट इन दिस लॉ एंड द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट एज वेल, ठीक है। तो वाटर और एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाले जो लॉ है, इसके अंदर सीपीसीबी के फंक्शंस को ले डाउन किया गया है। इट्स ब्रॉड फंक्शन include promoting cleanliness of streams and wells in different areas of states by prevention, control and abatement of water pollution and improving the air quality and abate air pollution। तो एक तरीके से वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना इसके मेजर फंक्शन है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है जो हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द ब्रीफ अबाउट सीपीसीबी। ये जो ब्लू और येलो फॉन्ट है और उसके बाद में ये वाली लाइन है, इनके अंदर से एमसीक्यू के सवाल बन सकते हैं, तो रीड देम प्रॉपर्ली, रट लेना इनको अच्छे से, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फंक्शंस ऑफ सीपीसीबी। तो फंक्शंस ऑफ सीपीसीबी में सबसे पहले क्या आ जाता है, एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स कंसर्निंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर। मतलब भारत सरकार को एडवाइज करो रिगार्डिंग कंट्रोल ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन, जैसे गंगा रिवर का पॉल्यूशन है उसको कैसे कंट्रोल करना है, यमुना रिवर का पॉल्यूशन है उसको कैसे कंट्रोल करना है, दिल्ली के अंदर जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल करना है। इसके ऊपर सीपीसीबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस प्रोवाइड करवाता है। प्लान अ नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। नेशन वाइड प्रोग्राम प्लान करो फॉर अबेटमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद में कोऑर्डिनेट विद द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट अमंग देम। कई बार क्या होता है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के बीच में भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन की कमी आती है, तो उसको भी मैनेज करना सीपीसीबी का काम है। उसके बाद में प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू द स्टेट बोर्ड्स, कैरी आउट स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च रिलेटिंग टू प्रॉब्लम ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन एंड फॉर देयर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट। अब स्टेट बोर्ड जो है उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते जितने सेंट्रल बोर्ड के पास होते हैं, तो सीपीसीबी का काम है कि जो एसपीसीबी
स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है उनको एक तरीके से मतलब गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करवाए या फिर रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए और कैरी आउट एंड स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च रिलेटिंग टू प्रॉब्लम ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। जैसे यमुना में पॉल्यूशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, रिसर्च करो इसके ऊपर, ठीक है, व्हाट इज द मेजर रीजन, क्योंकि वो रीजन खत्म कर देंगे पॉल्यूशन शायद खत्म हो जाए। दिल्ली के अंदर इतना एयर पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, रीजन फाइंड आउट करो, अगर उसको हमने रोक दिया तो दिल्ली का एयर पॉल्यूशन रुक जाएगा, समझ गए। सो दिस इज द वन ऑफ द वर्क ऑफ और द फंक्शन ऑफ सीपीसीबी। उसके बाद में प्लान एंड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग ऑफ पर्संस एंगेज्ड इन प्रोग्राम ऑन प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। तो जो भी सरकारी अधिकारी या फिर एनजीओस वाटर और एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के काम में लगे हुए हैं, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह प्लान करना भी इसका एक फंक्शन है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द फर्दर एक्सटेंशन ऑफ फंक्शंस, कुछ और फंक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं सीपीसीबी के। ऑर्गेनाइज थ्रू मास मीडिया अ मास अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन प्रिवेंशन ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। तो वही है, मास मीडिया के थ्रू टीवी हो गया, यूट्यूब के ऐड हो गए, इंस्टाग्राम के ऐड हो गए, इन पे प्रोग्राम चलाना, लोगों को अवेयर करना रिगार्डिंग वाटर एंड एयर पॉल्यूशन एंड हाउ टू प्रिवेंट इट एंड हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम द एक्टिविटीज विच आर कॉजिंग वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। ये एक काम है सीपीसीबी का। सातवां काम क्या है, collect, compile and publish data relating to water and air pollution and the measures devised for their effective prevention and control and abatement। कि डेटा कलेक्ट करो, कंपाइल करो और पब्लिश करो और ये बताओ कि किस किस वजह से पॉल्यूशन हो रहा है और हमने क्या क्या प्रयास किए हैं उनको रोकने के लिए, समझ गए। ये सेवंथ काम है इनका और सेवंथ फंक्शन है। एट्थ है, प्रिपेयर मैनुअल्स कोड्स गाइडलाइंस रिलेटिंग टू ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड ट्रेड एफ्लुएंट्स। तो ये मैनुअल्स बनाओ, कोड्स बनाओ, रूल्स बनाओ, ठीक है, और सरकार को दो वो रूल्स बना के ताकि सरकार पास करे फॉर दोज पीपल who are basically disposing the pollutants in air and water। समझ गए, वो फैक्ट्रीज जो pollutants डाल रही है ना वाटर और एयर के अंदर, उनको रोकने के लिए कोड्स वगैरह रूल्स वगैरह बनाओ और सरकार को बताओ, सरकार उन्हें पास कर देगी, ठीक है। डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट टू मैटर्स रिलेटिंग टू वाटर एंड एयर पॉल्यूशन एंड देयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इंफॉर्मेशन वगैरह फैलाना रिगार्डिंग वाटर एंड एयर पॉल्यूशन और उसको कैसे प्रिवेंट और कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद में 10वां जो फंक्शन है, ले डाउन, मॉडिफाई और एन्यूल इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स कंसर्न्ड द स्टैंडर्ड्स फॉर स्ट्रीम वेल एंड ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ एयर, ठीक है। तो एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स और वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स जो है उनको ले डाउन करना और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है, भाई कम से कम इतना मिनिमम स्टैंडर्ड तो आप मेंटेन करो। उसके बाद में परफॉर्म एनी अदर फंक्शन प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द सीपीसीबी। नाउ वी आर डन एंड डस्टेड विद सीपीसीबी आई गेस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिनको हम शॉर्ट में एसपीसीबी भी कहते हैं। तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज अगेन ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर द सेम लॉ, वही वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। इट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। ये सीपीसीबी के सुपरविजन के अंडर काम करते हैं टू इंप्लीमेंट द एनवायरमेंटल लॉज एंड रूल्स विद इन द रेस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है। तो स्टेट लेवल पे ये काम करते हैं, सेंट्रल लेवल पे सीपीसीबी है। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी बिजनेस आइदर न्यू और एग्जिस्टिंग टू ऑब्टेन नेसेसरी ऑथराइजेशन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव एसपीसीबी इन ऑर्डर टू कैरी आउट द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस इन द स्टेट। अगर कोई भी इंडस्ट्री आपको किसी भी स्टेट के अंदर चलानी है, कोई भी फैक्ट्री आपको चलानी है किसी भी स्टेट के अंदर, तो आपको एसपीसीबी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इट इज वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ एसपीसीबी, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसपीसीबी आई गेस। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में थर्ड, इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट अमंग द कंज्यूमर्स, ठीक है, लोगों के बीच में अवेयरनेस वगैरह फैलाना, ये एक और ऑब्जेक्टिव है इनका। इंकरेजिंग द जनरल पब्लिक फॉर यूज ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट लाइक पेपर बैग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, CFL एक्सेट्रा टू हेल्प एंड रिड्यूस द एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। मतलब जनरल पब्लिक को इनकरेज करना कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करें, जैसे पेपर बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, CFL इंस्टेड ऑफ लाइक वो ट्रेडिशनल वो पुराने वाले बल्ब्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गोल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SPCBs
अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं, कितने हैं यार, लगभग 12 है, ठीक है, यहाँ से लिखे हुए हैं ये। तो फंक्शंस एक बार देख लेते हैं, सेम से आएंगे जो सीपीसीबी का है। ब्रॉड फंक्शंस ऑफ एसपीसीबीज आर इन लाइन विद द फंक्शंस ऑफ सीपीसीबी, ठीक है, एम्ड एट प्रिवेंशन, अबैटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। उसके बाद में प्राइमरी मोटिव इज टू असिस्ट द एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडस्ट्रीज इन फुलफिलमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो इंडस्ट्रीज है अगर पॉल्यूशन कर रही है तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, कि भाई अगर आप पॉल्यूशन कर रहे हो, आपकी फैक्ट्री पॉल्यूशन कर रही है तो पेड़ लगाओ। ये काम एसपीसीबी करता है। और कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी फैक्ट्री सेटअप करनी है तो लाइसेंस एसपीसीबी देगा, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। द फंक्शंस ऑफ द एसपीसीबी कैन बी डिटेल्ड एज फॉलोज फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग। तो इशू अ नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन इंक्लूडिंग द एडिक्वेसी ऑफ साइट फ्रॉम द एनवायरमेंटल एंगल। तो ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं। कोई भी बिजनेस या कोई भी फैक्ट्री आपको किसी भी स्टेट के अंदर खोलनी है तो एनओसी लेनी पड़ेगी, किससे? एसपीसीबी से। उसके बाद में असेसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर, असेसमेंट ऑफ इनलैंड सरफेस वाटर्स क्वालिटी, ठीक है, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन से का असेसमेंट करना कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या चल रहा है, वाटर पॉल्यूशन के रिलेटेड क्या क्वालिटी है, वेल्स के अंदर जो पानी है उसके अंदर फ्लोराइड कितना है या फिर और कोई पॉल्यूटेंट तो नहीं आ रहा है, ये सब चेक करना एसपीसीबी का फंक्शन है। 3 फंक्शन तो हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। आगे के फंक्शन हम देखते हैं। collection and assessment of water cess under the provision of water control and pollution cess act 1977 का एक एक्ट बना हुआ है। वाटर सेस मतलब अगर कोई भी वाटर पॉल्यूशन कर रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, सेस देना पड़ेगा, सेस बोले तो एक्स्ट्रा टैक्स, ठीक है। उसके बाद में असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन सोर्सेज एंड कंट्रोल। तो म्युनिसिपल और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना और उसको रोकना, ठीक है, ये एक फंक्शन है एसपीसीबी का। 6th क्या है? कंडक्टिंग मास अवेयरनेस प्रोग्राम्स जस्ट लाइक सीपीसीबी, ठीक है, कि जनता को अवेयर करो रिगार्डिंग पॉल्यूशन एंड हाउ टू प्रिवेंट इट। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज, नोटिफिकेशन ऑफ इमिशन ऑफ इफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स, की इस स्टेट के अंदर इतना ही मतलब आप पॉल्यूशन एमिट कर सकते हो, एयर पॉल्यूशन, वाटर एमिट, ये सारे नोटिफिकेशन ये निकालते हैं। उसके बाद में इंस्टीट्यूटिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टर, अगर कोई डिफॉल्ट कर रहा है इन एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन मैकेनिज्म्स तो उनके खिलाफ केस वगैरह फाइल करना एसपीसीबी का एक फंक्शन है, दैट इज द 9th फंक्शन। 10th क्या है? इंप्लीमेंटिंग बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 1998 के बने हुए। इनको बायोमेडिकल वेस्ट होता है ना, जो हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता है, उनसे रिलेटेड रूल्स बने हुए 1998 के रूल्स है ये, ठीक है, इनको इंप्लीमेंट करना। ये एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई, देख लेना एक बार। इशुएंस ऑफ ऑथराइजेशन अंडर हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 1989, आइडेंटिफाइंग द ऑन साइट क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान्स, आइसोलेटेड स्टोरेज एक्सेट्रा अंडर द मैन्युफैक्चरिंग। ये मतलब बेसिकली लॉज ही है यार, आई डोंट थिंक एंड दे विल आस्क एनीथिंग। एमसीक्यू पूछ ले तो पूछ ले, बाकी इनसे डिटेल में तो कुछ नहीं पूछा जा सकता। और अगर आपसे फंक्शंस ऑफ एसपीसीबी पूछ लिए तो ये 7-8 भी लिख दिए तो भी काम हो जाएगा, इतने ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इनसे एग्जैक्टली ये जो लास्ट वाली चीजें है ना, इनसे एग्जैक्टली अगर आपसे कुछ पूछा जा सकता है तो वो एमसीक्यू के अंदर आपको एक तरीके से परेशान करने के लिए या पकड़ने के लिए आपसे पूछ सकते हैं। जैसे ये वाटर पॉल्यूशन एक्ट जो है, उसके अलावा एक सेस एक्ट भी बना हुआ है, वो 1977 का है। वैसे ईयर्स और डेट्स यूपीएससी नहीं पूछता। सबसे अच्छी चीज क्या है? यूपीएससी ईयर्स और डेट्स नहीं पूछता है, तो उस वजह से बाकी इंस्टीट्यूशंस भी नहीं पूछते। तो सीबीएसई भी आई डोंट थिंक कि एग्जैक्ट डेट्स पे इतना जाएगा, समझ गए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द कंक्लूजन, द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैन बी मोस्ट यूजफुल वेपन्स टू बिल्ड द इकोनॉमीज इन सच अ वे दैट वी कैन प्रोवाइड द फ्यूचर जनरेशंस इन सस्टेनेबल वे। मतलब वही ऐसे डेवलपमेंट करना, अपनी इकोनॉमिक नीड्स भी खराब ना हो और फ्यूचर जनरेशंस का भी हम ध्यान रख सकें, ठीक है। कंट्रीज मस्ट वर्क टुगेदर टू अचीव दीज गोल्स एंड क्रिएट सस्टेनेबल वर्ल्ड। एजेंडा 21 के अंदर ये कहा ही गया था कि एक देश नहीं कर सकता, एक कॉन्टिनेंट नहीं कर सकता, एक रीजन नहीं कर सकता, सारे देशों को मिलके कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, तभी हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। इंडिया हैज पुट टुगेदर अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ दीज गोल्स। हमने वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड लॉ बना रखा है, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, उसके अलावा
हमने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना रखा है, तो हमने काफी हद तक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को सेटिस्फाई किया है. व्हाट इज नीडेड नाउ इज अ स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल्स टू अचीव अ बेटर रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड एनवायरमेंट. ओके, सो दिस इज द सिनेरियो रिगार्डिंग योर यूनिट 4A of your class 12 legal studies, law and sustainable development. We are done and dusted with this unit. Thanks a lot for attending this lecture, and don't forget to like and subscribe and hype this video. And the crash course is free, I have told you. ठीक है, नोट्स के साथ तो देख लेना आप, पिंड कमेंट के अंदर भी आपको मिल जाएगा उसका लिंक, और उसके अलावा चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर. थैंक्स लॉट गाइस, सी यू विद द नेक्स्ट वन.